हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह A to Z क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, मेढक को कितना भी अच्छे गद्दे पर बिठा दीजिए, लेकिन वो कूद करके नाली में कीचड़ में ही जाना पसंद करता है। आज के इस कलयुग के जमाने में अगर आप किसी दूसरे की बुद्धि से चल रहे हैं तो जो आपका हित कर रहा होता है, जो आपका अच्छा भी चाहता है, आपको लगेगा कि वो मेरा बुरा चाह रहा है, उसका मेरे ऊपर नियंत्रण हो रहा है, यानी वो मेरी भलाई न करके बुराई कर रहा है। ऐसा ही हाल कुछ हुआ है आज मालदीव का। मालदीव जो 2023 में राष्ट्रपति का चुनाव जीते हैं मुइजू जी, इन्होंने अपने एक बयान में यह कह दिया है कि हम मालदीव से भारतीय सेना को निकाल रहे हैं। अब आइए इस पूरे मैटर को जानते हैं कि आखिर में यह मालदीव में कि भारतीय सेना कर क्या रही थी, क्या काम था, कब गई थी, आखिर में यह क्यों निकालने की बात कर रहे हैं। पूरी बातों का विश्लेषण हम लोग आज इस सेशन में करने वाले हैं, तो अंत तक बने रहिएगा। पूरा सेशन निश्चित ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जब यह मुइजू जीते थे तो क्यों प्रो चाइना का इनके ऊपर टैग लग गया था, आखिर में भारत और मालदीव के साथ रिलेशन कैसा है कि जो कि मालदीव से सेना निकालने की बात की जा रही है। साथियों, अगर मालूम हो आप लोगों को तो मालदीव एक बहुत ही बहुत छोटा सा दिल्ली का कह लीजिए कि 1/6 भाग दिल्ली का इतना छोटा एक देश है, जो कि 1200 आइलैंड में बटा हुआ है। बहुत सारे भाग ये केवल टूरिस्ट के लिए बनाए गए हैं। ये टूरिस्ट प्लेस एक तरीके से कह लीजिए, इसकी आमदनी टूरिस्ट से ही होती है। इतनी यहाँ पे अच्छी टूरिस्ट प्लेस है, बहुत ही अच्छा निर्माण किया गया है इसका। कहा यह जा रहा है कि 2050 तक इसका 80% भाग ये पूरी तरीके से डूब जाएगा। मालदीव की राजधानी है माले, जहां पर 40% जनता वहां की निवास करती है। मालदीव की कुल जनसंख्या है 5 लाख, इससे ज्यादा की जनसंख्या नहीं है, और ये 1200 आइलैंडों में, द्वीपों में ये बटा हुआ है। अगर हम मालदीव के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 298 वर्ग मीटर ये कुल इसका क्षेत्रफल है। भारत से मात्र 70 नॉटिकल मील की दूरी पर है, यानी बहुत करीब है भारत के। छोटे छोटे आइलैंड आप लोगों को देखने को मिले होंगे नीचे लेफ्ट साइड में। खैर, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। 98.4% यहां पे पूरा मुस्लिम कम्युनिटी रहता है। टूरिस्ट के लिए यह जाना जाता है। थिवेही यहां की भाषा है, जो कि श्रीलंका के सिंघली भाषा से यह मिलती जुलती ये भाषा है। ये तो हो गई मालदीव के बारे में कुछ विशेष बातें जो कि आप लोगों ने जान लिया। लेकिन अब बात करते हैं कि क्यों 2023 में जीते मोहम्मद मुइजू जी ये कह रहे हैं कि भारतीय सेना को अब मैं यहां से निकाल दूंगा। पूरी बातें जानते हैं। जब अभी मोहम्मद मुइजू जी अभी गद्दी पर भी नहीं बैठे हैं, तब इनका ये बयान आ रहा है। ज्यों यह चुनाव जीते त्यों इन्होंने ये कह दिया कि इनके पार्टी के एक बहुत बड़े नेता हैं मोहम्मद यमीन, जो कि 11 साल के लिए जेल चले गए थे, उनको इन्होंने कह दिया कि इनको हम जेल से निकालेंगे। आइए पूरा कहानी एक बार जान लेते हैं, मालदीव का पूरा इतिहास कि आखिर में भारतीय सेना वहां कर क्या रही है, भारतीय सेना कब गई थी। तो 1965 में जब अंग्रेज मालदीव छोड़ करके चले गए, मैंने इस पे एक सेशन भी किया हुआ है। जब ये जीत करके आए थे तो मैंने इस पे एक सेशन भी किया हुआ है, इसका पूरा व्याख्या उसमें निर्धारित है। आइए लेकिन थोड़ा सा इसमें जान लेते हैं। मालदीव में अंग्रेजों का भी शासन था। तो 1965 में जब वो गए तो 1968 में एक कह लीजिए कि एक पार्टी का चुनाव होना शुरू हुआ। 1968 में पहली बार चुनाव हुआ और एक राष्ट्रपति चुना गया, इब्राहिम नासिर। 10 सालों के लिए ये राष्ट्रपति चुने गए। एक पार्टी से ये चुनाव होता था। फिर उसके बाद से इनको कहा गया कि भाई आप कब तक रहेंगे, चलिए हट जाइए, नहीं तो लोग क्या कहेंगे कि आप कितना दिन तक रह रहे हैं। उसके बाद आए भाई साहब अब्दुल कयूम जी। ये लगातार सबसे ज्यादा दिन तक शासन करने वाले यही थे, 1978 से 2008 तक। और इनके बीच में जब ये शासन कर रहे थे तो भारत से इतना अच्छा रिलेशन बैठ गया था। ये लगभग 30 सालों तक इन्होंने शासन किया। भारत से बहुत अच्छे संबंध इस बीच में हो गए थे। सबसे ज्यादा दिन तक राष्ट्रपति के पद पर शासन करने वाले यही थे। इसके बाद से 2008 में रहे, लेकिन 2004 में ही इनके देश में मालदीव में फूट पड़ना शुरू हो गया। और ये हो गया कि अब एक पार्टी नहीं रही, अब अनेक पार्टियों का गठन होगा। 2005 में अनेक पार्टियों का गठन हो गया और 2008 में जब यह चुनाव होता है तो उसमें जीत करके आते हैं मोहम्मद नसीर 2008 से 2012 तक। लेकिन
जब 1978 से 2008 के बीच में यह थे, इसी बीच इनकी यात्रा होनी थी, भारत यात्रा होनी थी 1988 में। और 1988 में भारत यात्रा इनकी होनी थी राजीव गांधी जी के समय में। तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री उस समय थे राजीव गांधी जी, इन्हीं से इनकी मीटिंग थी 1988 में। अब देखिएगा, नवंबर 1988 में इनकी मीटिंग थी, लेकिन मान लीजिए कि कल मीटिंग होनी है तो आज इनको फोन आता है राजीव गांधी जी का कि हम किसी कारणवश ये मीटिंग कैंसिल कर रहे हैं, बाद में रखा जाएगा। भाई साहब, ये अगर भारत आ गए होते मीटिंग करने के लिए तो आज मालदीव नहीं रह जाता, मालदीव पर श्रीलंका का अधिकार हो जाता, या कह लीजिए कि मालदीव अब तक गुलाम हो गया रहता और अब तक पता नहीं कब तक ये गुलाम रहता। लेकिन किसी कारणवश इनका भारत आना कैंसिल हुआ और तभी जाकर के जो इनके विपक्ष में थे लोग, जो श्रीलंका के कह लीजिए तमिल संगठन के उग्रवादी थे, अब ये फिराक में थे कि जैसे यह भारत जाएंगे हम इन पे क्या बोल देंगे, मालदीव पे आक्रमण करके और मालदीव पे पूरा शासन बिठा लेंगे। लेकिन भारत जाना तो इनका कैंसिल हो गया। उसके बाद से क्या हुआ, 3 नवंबर 1988 को सुबह सुबह भाई साहब इनके ऊपर, मतलब मालदीव के ऊपर पूरा विद्रोह हो गया। श्रीलंका से उग्रवादी सबों का जहाज के जरिए कह लीजिए हथियार बंद, इतना हथियारों से लैस थे कि पूरा मालदीव पर सरकारी बिल्डिंगों पर, एयरपोर्टों पर, सरकारी सभी चीजों पर कब्जा करने लगे और एक किनारे से उन्होंने कब्जा कर लिया। सुबह सुबह इनका फोन आता है, मालदीव से फोन आता है भारत के विदेश मंत्रालय में कि भाई साहब मालदीव को उग्रवादियों ने चारों तरफ से घेर लिया है, वो हथियार लेकर के पूरे देश में घूम रहे हैं और यहाँ की स्थिति बहुत ही खराब बनी हुई है, कृपया हमारी मदद करिए। और यह सिर्फ भारत को ही नहीं, इनके द्वारा मालदीव से इनके द्वारा सभी देशों को, लगभग बड़े देशों को, जैसे कह लीजिए कि भारत में, पाकिस्तान में, चीन में, उधर यूएस में, ब्रिटेन में, सबके पास कॉल गया था। लेकिन किसी ने भी यह हिम्मत नहीं की कि हाँ हम चलें मालदीव को बचा लें, आज मालदीव मुसीबत में है तो चलते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। लेकिन भारत के अलावा कोई भी अन्य देश इसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। लेकिन जब भारत ने मदद कर दिया तो इसकी सराहना करने वाला, चाहे अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे कोई हो, इसकी सराहना करने वाला सभी लोग थे। एक ही नहीं कर रहा था, कौन, श्रीलंका, क्योंकि ये उग्रवादी कहां से आए थे, श्रीलंका से ही आए थे, जो कि मालदीव के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। इन्होंने ही वहां पे श्रीलंका में अपना कारोबार पूरा बैठाया था और उन्हीं की देन थी कि यह तमिलों, मतलब वहां के उग्रवादियों के द्वारा यह पूरा कार्यवाही की गई थी। तो मदद के लिए कोई भी देश नहीं आया, भारत आया देश, और भारत ने आगरा फोर्ट से 9 घंटे में कह लीजिए कि पूरा ऑपरेशन कैक्टस चलाया। कैक्टस ऑपरेशन के जरिए 9 घंटे में आगरा फोर्ट से साथ ही साथ केरल से पूरी जहाज से लैस होकर के हथियार बंद लेकर के लोग चले मालदीव में। हमारी सेना चली आगरा फोर्ट से 9 घंटे की उड़ान भरते हुए, एयरक्राफ्ट जो पैराशूट वाले सैनिक होते हैं उनको लेकर के चली मालदीव में। सेना जैसे उतरती है, हमारे एक भी सैनिक की जान न जाते हुए हमने मालदीव को तब तत्कालीन समय में पूरी तरीके से सुरक्षित किया था और सभी आतंकवादियों को, उग्रवादियों को वहां से भगा दिया था। वहां पे मार मार कर हम लोगों ने ऐसी हालत कर दी थी उनकी कि वो दोबारा आंख उठा करके देखने की हिम्मत नहीं हुई। आज 2023 चल रहा है, 1988 के बाद किसी की भी गंदी नजर मालदीव पे तब तक नहीं पड़ी थी। तभी का भारतीय सेना गई थी ऑपरेशन कैक्टस के तहत। कुछ सैनिक यहां पे आ गए थे भारत लौट के, लेकिन कुछ सैनिकों को वहां पे छोड़ दिया गया था मालदीव की रक्षा के लिए। अब उनके बाद से मालदीव की रक्षा के लिए सैनिकों को भेजा जाता है, पुराने सैनिकों को बुला लिया जाता है, ऐसे करके वहां की मालदीव की रक्षा भारत के सैनिक वहां पे करते हैं। लेकिन अब बारी आई जब 2008 में ये भाई साहब चले गए, इनका कह लीजिए एक तरीके से जो तख्ता पलट किया जाना था हुआ नहीं। भारत के ये बहुत करीबी थे, यहाँ पे भारत ने बहुत सारे इन्वेस्ट भी किए, लेकिन जब 2008 में ये चुनाव हार जाते हैं तब आता है भाई साहब मोहम्मद नशीद जीत के। मोहम्मद नशीद पहले तो भारत के साथ था, लेकिन बाद में चल करके वो चाइना की गोद में जा करके बैठ गया। चाइना के भाई साहब चाइना से मिल गया और इसी बीच में 2008 से लेकर के 2018 तक चाइना ने मालदीव को इतना कर्ज दे दिया कि मालदीव चाइना का एक तरीके से कह लीजिए कि गुलाम हो गया। उसके बाद जब 2012 में ये मोहम्मद नशीद हारे तो उसके बाद से आया मोहम्मद यमीन। ये भी चाइना का एक तरीके से कह लीजिए रखैल ही था। मोहम्मद यमीन पूरी तरीके से प्रो चाइना कैंडिडेट इसको भी कहा जाता था।
पूरी तरीके से ये चाइना के नियंत्रण में काम करता था। 2013 से 18 तक ये रहा भाई साहब। जब 2018 में यह चुनाव हारा तो इसने बाईकाट इंडिया चलाया अपने देश में, वहीं मालदीव में बाईकाट इंडिया चलाया, मतलब इंडिया को बाहर करो, यहाँ के सैनिकों को बाहर करो, इनके सामान को बाहर करो। लेकिन जब यह इब्राहिम सोलीह 2018 में जीते, जब भारत को भाई साहब मालूम चला कि अरे बाप रे बाप ये क्या कर रहा है, इसको तो भाई साहब बंद करना ही होगा, इतना छोटा सा देश है, ये हमारे सामने आकर के बोल रहा है, इसकी इतनी औकात, चलिए इसकी इतनी औकात है तो दिखाते हैं इसकी कितनी औकात है। जब सोलीह जी आए तो ये मोदी जी ने फोन किया कि कहो ऐसा होगा, ये हमारे खिलाफ जाएंगे। अच्छा, तो इनके ऊपर जांच कमेटी बैठी यामीन के ऊपर, तो जरूर ही कोई ना कोई नेता, जरूर ही कोई ना कोई ऐसा कार्य किया रहता है, ब्लैक कार्य किया रहता है कि उसके तहत उसको बहुत बड़ी सजा मिल सकती है। तो इसकी जब जांच हुई तो इसका कारनामा सामने आया लोगों के, तो 11 साल की भाई साहब इसको जेल हो गई, अभी भी यह जेल में है। 2018 से 2023 तक वहां के राष्ट्रपति रहे इब्राहिम सोलीह, बहुत ही अच्छा भारत के साथ इनका संबंध रहा था। जब ये जीते थे तो भी आए थे भारत, इनको दौरे पर बुलाया था, अपने दौरे पर बुलाया था, मोदी जी के साथ बहुत ही अच्छा संबंध था। लेकिन 2023 में आकर के ये चुनाव हार गए। और कौन जीता 2023 में? ये मौजूद जीत गया। अभी ये गद्दी पर बैठा नहीं है, लेकिन गद्दी पर बैठने से पहले जिस दिन यह जीता था उसके 1-2 दिन बाद ही इसने ये अपना बयान दिया था कि हम इस मोहम्मद यामीन को छुड़ाएंगे। इनकी गलती क्या है कि इनको बंद किया गया है? सोचिए, अभी गद्दी पर भी नहीं बैठा, अभी 2 दिन की पहले की ही बात है, अभी भी इसका मतलब चयन नहीं हुआ है, गद्दी पर बैठा नहीं है। लेकिन 2 दिन पहले का एक न्यूज है, इसने कह दिया है कि भाई साहब हम भारत की सेना को भेज रहे हैं उसके वहां। अब आइए ये भी मैटर जान लेते हैं कि सेना वहां पे कर क्या रही है। जब ये 2018 से 23 तक जब सोलीह जी थे तो भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। भारत ने इनको बख्तरबंद गाड़ियां दी थी, समुद्री एम्बुलेंस दिया था, कई हेलीकॉप्टर दिए थे, बहुत सारे लड़ाकू विमान दिए थे, मतलब रक्षा प्रणाली में बहुत मदद इसकी किया था, क्योंकि इस चारों तरफ से ये समुद्र से घिरा हुआ है, कहीं कोई भी कुछ भी कर सकता है इसके साथ। इसीलिए बहुत सारे कह लीजिए कि युद्धपोत, कह लीजिए कि मतलब कि लड़ाकू विमान, बहुत तरीके से रक्षा हथियार भारत ने मालदीव को दिए थे। उन्हीं हथियारों को चलाने के लिए, अब इनको चलाने वाला ने तो आता नहीं होगा, तो चलाने के लिए भारत से ही लोग गए थे, वहां के सैनिक गए थे, भारत के सैनिक गए हुए हैं। अब इसी को ये कह रहा है मुझे कि हमको ये लग रहा है ना कि हम लोग एक घुटन में जी रहे हैं, हमारे ऊपर भारत का कंट्रोल दिख रहा है, यहाँ की सेना में, यहाँ की रक्षा प्रणाली में, यहाँ भारत हस्तक्षेप कर रहा है, ऐसा हमको फील हो रहा है। वहां की जनता भी ये मांग कर रही है कि मतलब इनको हटा दिया जाए, हम लोग एक घुटन भरी जिंदगी जी रहे हैं। इनका कहना यह है भाई साहब कि भारत की सेना को यहां से हटा दिया जाए। तो इन्होंने यह फैसला किया है कि 1 हफ्ते के अंदर हम भारतीय सेना को यहां से हटा देंगे। तो ये पूरा मैटर रहा है। जब ये 2008 से 2018 तक प्रो चाइना का कैंडिडेट ये दोनों जीत गए, तो इसी बीच चाइना से इतना कर्ज ले लिए, चाइना तो चाहता ही है कि भारत के पड़ोसी देश को इतना कर्ज में डुबो दें कि मतलब कि वो हमारा गुलाम हो जाए पूरी तरीके से, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, मालदीव हो, श्रीलंका हो। भारत को काउंटर करने के लिए चाइना क्या करता है, वो विस्तारवादी की नीति को बढ़ावा देता है और चारों तरफ जो पड़ोसी देश हैं भारत के, उनको वो क्या करता है, कर्ज में डुबो देता है, इतना कर्ज दे देता है। देखिए $1.5 बिलियन इसको कर्ज दे दिया। इतना छोटा सा तो देश है जिसका सालाना किस्त $90 मिलियन आता है, सोचिए कहां से देगा। लेकिन अब ये कह लीजिए कि अगर इसके वहां टूरिस्ट नहीं होता तो भाई साहब इसकी हालत खराब हो जाती। इतने टूरिस्ट जाते हैं, भारत के अलावा अन्य कई देशों के भी टूरिस्ट यहां पर जाते हैं घूमने के लिए। बहुत अच्छा प्लेस है टूरिस्ट के हिसाब से, जिसके भी पास भारत में थोड़ा बहुत पैसा होता है और उसको विदेश जाकर के घूमने की इच्छा होती है, तो सबसे पहला नाम आता है मालदीव का। और यहाँ पे लोग जाना पसंद भी करते हैं क्योंकि चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। इतना कर्ज ले लिया कि मान लीजिए कि इसकी क्षमता, इसकी औकात 1000 की है, तो 400 भाई साहब इतने कर्ज ले रखा है, 400 कर्ज ले रखा है 1000 की क्षमता होने के बावजूद। खैर, अब यही कर्ज वो चाइना को चुका रहा है। इसका जो कैंडिडेट अभी मौजूद जीता है प्रो चाइना का ही कैंडिडेट है, तो इसीलिए ये कहा जा रहा है कि मतलब कि ये चाइना का कैंडिडेट है, क्योंकि चाइना का इसके ऊपर नियंत्रण है। ये इसी की पार्टी का है, अमीन का। ये तो चुनाव लड़ नहीं सकते थे, तो इनके जगह पे ये लड़ा है, ये जीत गया है।
खैर ये रही पूरी कहानी। मैंने इस पे एक सेशन किया हुआ है, पिछले 2 अक्टूबर को शायद वो सेशन हुआ था। तो अगर देखना है कैसे वहां पे चुनाव होता है, कैसे ये जीता, तो उसको जाकर के देख लीजिए आप सभी लोग। बहुत ही अच्छा सेशन है उसको, और यह भी सेशन हम आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो भी लोग साथी चैनल से नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही हम तमाम रोज रियल न्यूज लेकर के आते रहते हैं आप सभी लोगों के बीच में। धन्यवाद साथियों।